जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव। और इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्यों लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज कहा जाने लगा। क्या उस दौरान बिहार में बहुत जंगल हुआ करते थे? जंगल राज का तात्पर्य क्या है? जंगल राज का अर्थ क्या है? जंगल राज से क्या अभिप्राय है? आज भी जो है कई सारे नेताओं के द्वारा कई सारे बयानबाजी में या कई सारे जो है पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों का प्रहार जब होता है तो एक नेता दूसरे नेताओं के ऊपर जो है दोषारोपण जो है मढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जंगल राज का तात्पर्य क्या है? क्या अभिप्राय है जंगल राज का? आपको पता नहीं होगा कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा यह टर्म पहली बार यूज किया गया था। पटना हाईकोर्ट ने जो है उस वक्त लालू के शासनकाल का जो भ्रष्टाचार था उसके ऊपर अपने एक जजमेंट में जो है उन्होंने कहा कि अभी बिहार में शासन व्यवस्था लगता है सरकार नहीं चला रही बल्कि भ्रष्ट अफसर चला रहे हैं, और ऐसा लगता हो कि जैसे जंगल राज चल रहा हो। यह पहली बार जो है टर्म उनके द्वारा हाईकोर्ट के जज के द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा यूज किया। और उसके बाद फिर जो है नीतीश बाबू या अन्य विपक्ष के नेता जो थे लालू यादव को टारगेट करना प्रारंभ कर दिए। जंगल राज का मतलब है जैसे जंगल, तो जंगल में क्या है? पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं और जंगल में कोई कानून नहीं होता, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई नीति नहीं होता, कोई पॉलिसीज नहीं होते और किसी भी प्रकार की कोई सरकार या गवर्नेंस या गवर्नमेंट नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जंगल राज बिहार में कहने का मतलब है जब लालू और राबड़ी देवी का शासनकाल था उस दौरान बिहार की स्थिति मोर और लेस जंगल जैसी थी। जंगल जैसे कहने का मतलब है कि कानून तो था लेकिन कानून का पालन नहीं होता था। पुलिस प्रशासन और तंत्र तो थे लेकिन तंत्र अपने आप में विफल होते हुए दिखाई दे रहे थे। लूट मार काट और अपहरण और हत्या जैसी घटनाएं आम हो चुकी थी। तो कहने का मतलब है पूरा का पूरा परिदृश्य जो है एक जंगल की तरह एक जो है वन्य जीव जैसे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है यहां व्याप्त हो चुके थे। बड़े बड़े हुक्मराना या रंगदार जो है आपके प्रोटेक्शन के लिए आपसे प्रोटेक्शन मनी को जो है लेते थे, उसको रंगदारी टैक्स कहा जाता था और प्रोटेक्शन मनी भी कह सकते हैं। ऐसी अनगिनत सारी ऐसी घटनाएं जो है होती थी और पूरी की पूरी शासन व्यवस्था ठप नजर आती थी, सरकार विफल और असहाय नजर आती थी। जो दमंग प्रवृत्ति के होते थे, जो माफिया होते थे, जो गुंडे होते थे, जो अपहरण करता थे, उनका जो है एक प्रकार से कह सकते हो शासन चल रहा था। और शासन व्यवस्थाओं में बैठे भ्रष्ट ये सरकारी तंत्र भी उनकी जो है मिली भगत के कारण कह सकते हो पूरी की पूरी शासन व्यवस्था चौपट हो चुकी थी। और ऐसा तब हुआ जब लालू यादव का शासनकाल जो है 1990 से लेकर 2004 तक चला। कहा तो जाता है कि लालू यादव गरीबों के मसीहा थे, कहा जाता है कि वो दलितों के बहुत बड़े नेता थे, कहा जाता है कि उन्होंने जो है उनकी पार्टी के लोग क्लेम करते हैं कि वो दलितों, गरीबों, वंचितों, शोषितों और पीड़ितों के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया, उनके उत्थान के लिए बहुत बड़े काम किए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि नौकरी के बदले जमीन का ट्रांसफर करना और जातिवाद की राजनीति यहीं से प्रारंभ होती है। आप जब पिछड़ों के नेता बनते हैं तो उसका कहने का मतलब है जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं सबका नेता बनना। लेकिन सही मायनों में लालू यादव पिछड़ों के नेता नहीं थे, वो एक जाति के नेता थे। अगर पिछड़ों के नेता होते तो अन्य पिछड़े समुदायों का भी कल्याण होता, लेकिन किसी एक जाति का ही अगर कल्याण हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी और पार्टिकुलर जाति और कास्ट के वो लीडर बनकर रह चुके थे। यह दंभ भरना या क्लेम करना अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। आप इस बात को समझिए। इतना ही नहीं, पूरे के पूरे जो है राज्य में अपहरण और रंगदारी टैक्स व्याप्त था। कहने का मतलब है, मैं अजीत भारती को सुन रहा था, उस दौरान उन्होंने एक उदाहरण दिया कि बिहार या बेगूसराय में स्थिति तो ये हो जाती थी कि गांव में अगर आप अपना एक अच्छा 2 रूम का एक पक्का मकान बना लेते हैं, प्लास्टर करके उस पर अच्छा सा चुन्ने से पुताई कर देते हैं, तो आप 10 लोगों के नज़र में चढ़ जाते थे। और 10 लोगों के नज़र में कैसे चढ़ते थे? अरे फलना सिंह के पास बहुत पैसा हो गया, देख घर के एकदम चाक चकाई एकदम नीप पोत के एकदम जो है नया कर दल हुआ, चल लेकर बेटवा को उठा ले। इस प्रकार की स्थिति पूरी की पूरे बिहार में थी 1990 और 2000 के बीच में। ये बेगूसराय अजीत भारती का जो है एक उदाहरण स्वरूप हमने आपको यहाँ
जो है कोट करके बताना उचित समझा। तो इस प्रकार की स्थिति पूरे बिहार में अराजकता का माहौल था। बार बार यह जो है आरजेडी पार्टी कहती है और यह दम्भ भरती है कि हम गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के मसीहा होते तो गरीबों का कल्याण करते। पटना में इतनी जमीनें, अवैध संपत्ति, चारा घोटाला, अनगिनत ऐसे कह सकते हो प्रकरण, या जो है कह सकते हो बे मीन्स जो है अपनाकर अचूक संपत्ति का मालिक बन जाना, आय से अधिक संपत्ति का होना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लालू यादव परिवार के साथ या आरजेडी के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, उस दौरान चरम पर था। इसके साथ साथ जो है कह सकते हो बिगड़ती कानून व्यवस्था, रंगदारी और माफिया राज, ये सब सारे जो है उस वक्त के पर्याय के तौर पे देखे जाते हैं। उस जंगल राज के कालखंड के पर्याय के तौर पर जो है जाना जाता है। स्थितियां बदली जब नीतीश बाबू चुनाव मैदान में आए, रण क्षेत्र में आए, बिहार की राजनीति में जब उन्होंने पदार्पण किया, तो इस जंगल राज के कोटेशन को, इस टर्म को उन्होंने बखूबी यूज किया। इसका पॉलिटिकल माइलेज उनको मिला भी। 2005 में वो सत्ता में वापस लौटते हैं और आने के बाद वो सुशासन बाबू के नाम से वो कहलाते हैं, जाने जाते हैं। और उनका जो 5 से लेकर 5 सालों तक और जो आगे का शासनकाल था, 2005 के बाद से 5 साल, 5 से 7 साल, उस वक्त उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। मतलब कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, माफिया राज, रंगदारी, ये जो टैक्स है, ये जो प्रोटेक्शन मनी का एक जो फंडामेंटल था, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे अपहरण जैसे इंसिडेंट को रोका जाए। आपको याद नहीं होगा कि बिहार से ही संबंधित एक मूवी है अपहरण, अजय देवगन का, आप लोगों ने देखा हो। वो बिहार में ही वो फिल्म प्रोड्यूस हुए हैं, सारे सीन बिहार के हैं। किस प्रकार से जो है आप कह सकते हो। और देखो ना, अभी भी जो है आरजेडी पार्टी को ये सब सारी चीजें जो है ये लोग जो है करना नहीं भूले। आप इतिहास उठाकर देख लो, ये लोग रैली में जाते हैं तो सऊदीन के जय की नारा लगाते हैं, उनके जयकार की नारा लगाते हैं। अनगिनत ऐसे इंसिडेंट आप उठाकर देखो। सऊदीन कैसा व्यक्ति था, कितना बड़ा वो अपराधी था, ये तो पूरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो आप इस बात को समझिए कि किस प्रकार से फिर जो है कानून व्यवस्था को नीतीश बाबू के द्वारा सुदृढ़ किया गया। 5 से 7 साल का कार्यकाल बड़ा स्वर्णिम काल था, तभी ये विकास पुरुष और सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध भी हुए। आगामी इधर जो है फिर जब चुनाव क्योंकि नजदीक हैं, तो लोगों के सामने हमने सोचा कि एक बार लालू के कालखंड और उनके समय किस प्रकार की बिहार में स्थिति थी और वह दोबारा बिहार में वैसी स्थिति ना बने, इसके लिए बिहार वासियों को सजग रहना होगा। और हम तो अभी उस दंश को झेले भी नहीं, क्योंकि हम आफ्टर 2000 के बर्थ के हैं, तो उस दंश को हमने अब झेला भी नहीं। लेकिन जो आपके पिता हैं, फादर हैं या फादर इन लॉ हैं या फिर आपके ग्रेट पेरेंट्स हैं, ग्रेट पेरेंट्स हैं, उन्होंने उस दंश को और उस कालखंड को जो है देखा होगा, उसने उसका अनुभव किया होगा, वो हमसे आपको अच्छा बतला सकते हैं। आप एक बार उनसे पूछिएगा कि उस वक्त की स्थितियां कैसी थी बिहार की। क्या उस वक्त बिहार में प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट होते थे? क्या उस वक्त जो है बिहार में कानून व्यवस्था कैसी थी? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बातें करनी जो है आपको चाहिए अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, कि मोर और लेस जो पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था था, जो शासन तंत्र था, वो था एक्चुअली कैसा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं, इन सब सारी चीजों को समझना है और इन सब सारी चीज़ों पे जो है बात करनी थी। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव और बहुत नज़दीक है। देखिए, यह बात को मानते हैं कि कानून व्यवस्था अभी भी छिटपुट, कहीं कहीं मर्डर्स हो जाते हैं, कहीं कहीं क्राइम हो जाता है, हॉस्पिटल में दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, ये बात अभी भी इंसिडेंट घटनाएं, आपराधिक घटनाएं घटती हैं। और ये बिहार ही नहीं, पूरे देश में हर जगह कहीं ना कहीं इस प्रकार की, जहां सबसे अच्छा, जैसे अभी हम सबसे अच्छा मानते हैं उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, योगी जी के शासनकाल का, कि किस प्रकार से अपराधियों को बुलडोजर चलवा के ध्वस्त कर देते हैं, रेपिस्ट को इनकाउंटर करते हैं, कोई लड़की बहन बेटियों को छेड़ता है उसका इनकाउंटर करते हैं, कानून व्यवस्था पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करते हैं। लेकिन आपराधिक घटनाएं वहां भी होती है, इस बात को मानकर चलिए। लेकिन फिर भी मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि नीतीश बाबू लालू यादव से 100 गुना बेहतर है। और ये डाटा उठाकर देखो आप, जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी डाटा हैं क्राइम से रिलेटेड, तो स्वाभाविक सी बात है आप पाओगे कि ग्रेजुअली नीतीश बाबू के शासनकाल में यह क्राइम रेट घटा है, बढ़ा नहीं है।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आपके पास नीतीश बाबू के बाद में दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप बदलना भी चाहें तो नीतीश बाबू को बदलकर आप किसे लाओगे? आप दोबारा क्या आरजेडी को लाओगे जो जंगल राज का पर्याय था? तो इस बात को समझिए, नीतीश बाबू के अभी विकल्प नहीं है। हमें लगता है कि जब तक ये सत्ता में है ये एज इट इज रहें। क्यों? क्योंकि आप जिसे लाने का प्रयास करोगे, इस चीज को याद रखना, हो सकता है उनके राज्य में इनसे भी खराब स्थिति उत्पन्न हो जाए। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं क्योंकि आरजेडी का जो रवैया अभी भी हम सुन रहे थे, तेजस्वी यादव का बयान, एक तो हमने आपको बताया कि शहाबुद्दीन के पक्ष में नारे लगाए, दूसरा चुनाव आयोग को किस प्रकार से धमकाते हुए दिखाई दे रहे थे, मीडिया को कैसे सूत्र को मूत्र कहते हुए दिखाई देते हैं। फिर तेज प्रताप यादव का भी वक्तव्य हमने कई बार सुना है। अरे भाई, आप 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, आप बिहार के मुखिया और मुख्यमंत्री बनने का सपना दे रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा वो लहजा तो होना चाहिए, थोड़ी शालीनता तो होनी चाहिए। लेकिन नहीं, इनको तो लगता है कि हम जो है सत्ता को अपने बलबूते जो है इनको हथियाएं। इतना आसान नहीं है। बिहार की जनता जागरूक हो रही है, वो चीजों को समझती हैं, हर चीजों का मूल्यांकन और विश्लेषण करती है। ये 21st सेंचुरी है, ये इरा ऑफ द सोशल मीडिया है, सब चीजों का वो विश्लेषण करती है। आपके द्वारा दिए गए एक वक्तव्य जो है लोगों को प्रभावित करता है, चाहे वो सही वक्तव्य हो या गलत वक्तव्य हो। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है एक दिन जो है नवादा या पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया गया था, और जिस दिन बंद था, अब इस बात को समझिए, जिस दिन बंद था उस दिन जो है बिहार में और खास करके नवादा डिस्ट्रिक्ट में आरजेडी का जो युवराज हैं तेजस्वी यादव, वो आए हुए थे संबोधन देने, मतलब रैली करने। बंद भी बुलाते हैं, रैली भी करते हैं। एक तरफ ये नवादा में रैली कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता पूरे बिहार में ट्रेन और जो जितनी भी सारी चीजें हैं सड़कें जाम करके बंद कराने निकले हैं। अरे आपका नेता ही आपकी इस बंद का समर्थन नहीं कर रहा, और आप देखिए किस प्रकार से एक महिला शिक्षक थी जो स्कूटी से जा रही थी, उसमें हो हंगामा करते हैं, किस प्रकार से भैंस लेकर रोड पर आ जाते हैं। कहने का मतलब है इनका जो एटीट्यूड है, ये जो लठ तंत्र की जो व्यवस्था थी उसमें कुछ परिवर्तन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और अभी भी आप मानकर चलिए, लालू यादव ये दम्भ तो जरूर भरते थे कि हम पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन वो एक जाति के ही नेता थे, और अभी भी आरजेडी पार्टी को एक दो जातियों को छोड़कर और किसी का भी समर्थन प्राप्त नहीं है। ठीक है, आप इस बात को मानकर चले। तो अभी भी अगर तेजस्वी यादव यह क्लेम करते हैं कि हम पूरे बिहार में दलित और पिछड़ों जातियों का जो है नेता है, तो वो उनके सपने हैं, ऐसा बिल्कुल भी वास्तविकता नहीं है। तो अब जो है वर्तमान बिहार की अगर स्थिति मैं कहूं तो जंगल राज से 100 गुना बेहतर है बिहार में। और जब से जो है नीतीश बाबू के साथ जो है बीजेपी का गठजोड़ हुआ है, कानून व्यवस्था में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं फिर भी बिहार सरकार से कहूंगा कि इसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर को और सुदृढ़ किया जाए, और मजबूती इसमें आए तो अच्छा है। बिहार में और प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी आए, यहाँ इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगे। इंडस्ट्री फैक्ट्री से याद आया, लालू यादव के शासनकाल में यही प्रोटेक्शन मनी के कारण, रंगदारी टैक्स के कारण, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है रोड बना रहा है उससे रंगदारी टैक्स ले रहा है, कोई फैक्ट्री और बिजनेस खोल रहा है उससे रंगदारी टैक्स ले रहा है, नहीं देगा रंगदारी टैक्स तो तुम्हारा फैक्ट्री चलने नहीं देगा। तो उस वक्त कई सारी चीनी मिलें, कई सारे ऐसे पेपर मिल्स जो है सब बंद होना पड़ा, और सारे बिजनेसमैन बिहार से भाग भाग के दूसरे जो है राज्यों में गए, वहाँ उन लोगों ने बिजनेस वगैरह किया, लेकिन बिहार से उन लोगों ने पलायन कर दिया। अपने बेटे को, जिसका एक बेटा होता था, उसको जो है वो लोग बाहर पढ़ने के लिए भेजते थे ताकि कहीं बिहार में रहे तो कोई उसका किडनैप ना कर ले। तो इस प्रकार की स्थिति थी। मैंने वो ट्रेड और इंडस्ट्री से ये बातें निकल कर जो है भी थोड़ा याद में आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश बाबू या प्रेजेंट एनडीए की सरकार को चाहिए कि कैसे यहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री और इस्टेब्लिश हो, कैसे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा हो, और कैसे बिहार का और उन्नति हो। वस्तुतः वर्तमान की सरकार अच्छी है, हम जो है इसको जो है सपोर्ट करते हैं, और आप लोग भी इसका सपोर्ट कीजिए। इसमें हाँ, ये बात सही है कि इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है, इसको हम नकारते नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।